आपका SUS ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कल हम CFT की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो बीच में ही रह गया था। वजह ये थी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से अपना टॉपिक बीच में ही रह गया था। तो हम एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसी टॉपिक को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, CFT को। कल हम CFT पढ़ रहे थे। CFT में कल एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या था कि ये 5 कक्षक थे, डी कक्षक, 5 डी कक्षक थे। ये DXY हो गया, ये DYZ हो गया, ये DZ अक्ष हो गया, ये अक्ष स्क्वायर Y स्क्वायर और ये DZ स्क्वायर, ये हो गई। फिर कल मैंने ये बताया था जो तो ये 3 कक्षक थे वो तो थे आपके T2G वाले, और 2 कक्षक थे वो थे EG वाले। अब अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड कहाँ से आते हैं? अक्षों के ऊपर से। कहाँ से आते हैं? अक्षों के ऊपर से। अब जो आपके जो EG कक्षक होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनकी पालियाँ अक्षों के ऊपर होती है, तो लिगेंड है वो इन EG कक्षकों को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा T2G कक्षकों की तुलना में। तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा, और इनकी ऊर्जा क्या होगी? कम। इसी प्रकार से बताया था कल मैंने आपको। जैसे ये 2 हो गए EG कक्षक इधर, और ये इधर हो गए 3 T2G कक्षक, ये कम प्रतिकर्षित हुए तो नीचे की तरफ आ गए। ये हो गया आपके T2G, ये हो गया आपका EG कक्षक। ये ज़्यादा प्रतिकर्षित हुआ तो ये ऊपर चला गया, ये कम प्रतिकर्षित हुआ तो ये नीचे की तरफ आ गया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि EG व T2G के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको मैं डेलो से रिप्रेजेंट किया था। मैंने डेलो, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था। EG व T2G के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम क्या बोलते हैं? CFSE बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? CFSE बोलते हैं। ठीक है, ये कल की बातें तो हो चुकी थी। अब हम कल क्या अच्छा, ये EG व T2G मतलब डेलो का मान किस पर निर्भर करता है? लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आपका लिगेंड प्रबल है तो EG व T2G के बीच का ऊर्जा ये अंतर है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि आपका लिगेंड दुर्बल है तो ये अंतर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो इसी आधार पर हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इन डी कक्षकों में, EG व T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बनने हैं ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक बात तो इस डेलो के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डेलो पर, मतलब ये डेलो का मान कम है कि ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात होती है युग्मन ऊर्जा। किस पर निर्भर करता है? युग्मन ऊर्जा, इस पर निर्भर करता है। युग्मन ऊर्जा P से डिनोट करते हैं इसको। युग्मन ऊर्जा क्या होती है भाई? ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इस एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब इसमें मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भरना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा मैं दे रहा हूँ वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? आपकी युग्मन ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मन ऊर्जा। तो युग्मन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने को भरना है, तो उसमें अपने को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वही ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी युग्मन ऊर्जा P कहलाती है। पेयरिंग एनर्जी क्या कहलाती है? P। तो इन डी कक्षकों में अपने को इलेक्ट्रॉन बनने तो ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो इस डेलो के मान पर, एक युग्मन ऊर्जा पर निर्भर करता है। इन 2 बातों को याद रखना। अब हम इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कोई 2 शंकु लेकर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मैं 2 शंकु ले रहा हूँ। एक शंकुल है आपका FeS2 की होल 6 2 पॉजिटिव, और एक शंकुल है आपका FeCN6 4 माइनस। ये हो गया। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या आएगा? इसका भी 3d6 ही होगा, इसका भी 3d6 ही होगा। अब लेकिन आप लोग देख रहे हैं इधर लिगेंड 6 है तो अष्टफलकीय संकुल की ही बात हो रही है। इधर H2 लिगेंड है मतलब ये दुर्बल लिगेंड है, इधर CN लिगेंड है मतलब कि ये प्रबल लिगेंड है। तो अब ये प्रबल और दुर्बल लिगेंडों का ही खेल है कि इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं। तो देखना भाई, मैं इधर वो 5 कक्षक बना रहा हूँ। इधर 1 2 3 और ये आपके 5 हो गए। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक बार इस संकुल की बात करते हैं, इधर वाले की। इस संकुल में आप देख रहे हैं कि लिगेंड क्या है? प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा?
Eg व T2g कक्षक में ऊर्जा अंतर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये आपका गया Eg कक्षक, क्योंकि भाई अष्टफलकीय संकुल में Eg कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होता है तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा, तो वो गया ऊपर। ये आपका हो गया Eg कक्षक और ये आपका हो गया T2g कक्षक, ये आपका हो गया T2g कक्षक, ये Eg ये T2g। इन दोनों के बीच का क्या हो गया, डेल O हो गया। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाता है जिसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, कम। तो ऊर्जा का मान तो T2g वाले का ही कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब बात करते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन की कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर जाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2g में जाएगा, क्योंकि कल मैंने बताया था क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जो इनके पास इतनी होती नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय कहाँ आएगा, T2g कक्षक में ही आएगा, जिसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ तक चला जाए, पर इतनी ऊर्जा इसके पास होती नहीं है, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाने की बजाय कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये हो गया छठा इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, भर दिए। तो ये हो गया भाई T2g में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि कोई ऐसा संकुल दे दे जिसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब फिर क्या करोगे, और लिगेंड भी क्या हो, परबल ही लिगेंड हो, लिगेंड क्या हो, परबल। तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों ने यहाँ पर भर दिए, अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों कक्षक है वो पूरे भर गए। तो अब आपका जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, कहाँ जाएगा, Eg में। और 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस में जाएगा, आगे वाले में चला जाएगा। तो ये याद रखना, जब यदि लिगेंड परबल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। अब बात करते हैं लिगेंड दुर्बल है, तो दुर्बल लिगेंड है तो Eg व T2g के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या हो गया भाई, इस बार कम। तो कम दिखा देते हैं यहाँ से, ये तो हो गया आपका Eg कक्षक और ये हो गया आपका T2g कक्षक, ये हो गया आपका T2g, ये हो गया आपका Eg। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले T2g में जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन की। तो चौथे इलेक्ट्रॉन में क्या भाई, ये Eg व T2g के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या है, इस बार कम है। क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो T2g में न जाकर इस बार चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, Eg में। मतलब यदि वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसको ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ पर ना आकर कहाँ जाएगा, Eg कक्षक में चला जाएगा, क्योंकि इस बार इसको यहाँ पर ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से Eg में चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल क्या है, इनका कम है। लेकिन यहाँ पर ये ऊर्जा अंतराल क्या है, ज़्यादा। तो इतनी दूरी तय करने के लिए उसको ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो वो इतनी ऊर्जा उसके पास होती नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इसमें तो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर है जो इस संकुल की दुर्बल लिगेंड वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, आपका यहाँ जाएगा। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं छठे इलेक्ट्रॉन की। तो छठे इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएगा, फिर वो नीचे आएगा। ये लो आपका छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आपको वो दोनों संकुल में से कोई भी दे देगा और पूछ लेगा कि इनका प्रकृति बताइए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इस प्रकार से चुंबकीय गुण का मान पूछ लेगा। तो आपको पता है कि ये संकुल दिया है तो इसमें क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो इसकी प्रकृति तो प्रतिचुंबकीय हो गई। कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय हो गई। फिर ये क्या होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। चुंबकीय घूर्ण भी कितना होगा, शून्य, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी बात करते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, चुंबक अनुचुंबकीय होगी, क्योंकि इसमें भाई 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये रंगीन होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी जरूर आएगा इसका। तो इस प्रकार से इन संकुलों की हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर लिगेंड 6 है, तो आप 6 लिगेंडों से पता करोगे कि ये अष्टफलकीय संकुल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अष्टफलकीय संकुल की। अब अष्टफलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा बता दूँ आपको। अष्टफलकीय संकुलों में या डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाते हैं। पहले इधर बात कर रहा हूँ परबल लिगेंड की, परबल लिगेंड की, और इधर बात कर रहा हूँ मैं दुर्बल लिगेंड की। ठीक है, इधर कौन से हो जाएंगे आपके,
T2G व Eg, इधर भी कौन आपके T2G व Eg, ये है। अब यदि इलेक्ट्रॉन एक है, डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो प्रबल लिगेंड की बात हुई, वो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G में जाएगा। आपको पता है T2G नीचे है तो इसकी ऊर्जा कम है, तो कहाँ जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन T2G1, Eg0, यही होगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में जाएगा? T2G में जाएगा भाई, T2G2, Eg0। तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, T2G3, Eg0। चौथा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड है तो T2G व Eg के बीच का ऊर्जा अंतराल मैंने बताया था आपको क्या होता है? ज़्यादा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा फिर? T2G में जाएगा, इधर T2G4, Eg0। पांचवा भी T2G में जाएगा, T2G5, Eg0। छठा भी कहाँ जाएगा? T2G6, Eg0। अब आगे की बात करते हैं, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इलेक्ट्रॉन के, तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? Eg वाले में चले जाएंगे भाई। ये T2G6, सातवां Eg1, आठवां Eg2 हो जाएगा, नौवां Eg3 और 10वां Eg4 हो जाएगा। ये T2G6, Eg4, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अब दुर्बल लिगेंड की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि दुर्बल लिगेंड में T2G व Eg के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो किस में जाएगा? आप जानते हैं किस में जाएगा? T2G में जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा तो सबसे कम होती है, नीचे की तरफ ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? T2G1, Eg0। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? T2G2, Eg0। तीसरा T2G3, Eg0, ये हो गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा कि Eg में जाएगा? तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Eg में जाएगा, क्योंकि इस बार इनके ऊर्जा अंतराल क्या है? कम। ये क्या हो जाएगा? T2G3, Eg1। और पांचवा भी किस में जाएगा? T2G3, Eg2। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब छठा इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएगा? छठा इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएगा? T2G में आएगा। किस में आएगा? T2G में। तो छठा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? T2G4, Eg2। सातवां T2G5, Eg2। आठवां T2G6, Eg2। क्योंकि भाई T2G में आप जानते हैं 3 कक्षा होते हैं, DXY, DYZ, DZX, तो इनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां, नौवां इलेक्ट्रॉन वापस किस में जाएगा? Eg में। तो नौवां इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? T2G6, Eg3। और 10वां T2G6, Eg4। तो इस प्रकार से इनमें लिगेंडों में, संकुलों में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं? वो किस पर निर्भर करता है? प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड पर निर्भर करता है। किनमें? अष्टफलकीय संकुल में। किसकी बात हो रही है? अष्टफलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? वो लिगेंडों पर निर्भर करते हैं। तो ये तो बात हो गई अष्टफलकीय संकुल की बात। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुल की। भाई आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछा कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए, वह इसका वो डायग्राम बनाइए। तो अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का डायग्राम मैंने बनाया था। इसमें थ्योरी वही लिखनी है कि इसमें 6 लिगेंड होते हैं, वो अक्षों के ऊपर से आते हैं। तो T2G कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। Eg कक्षक कम प्रतिकर्षित होते हैं, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। फिर इनका वो डायग्राम बना देना और समझा देना, ज़्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर पे। अब चतुष्फलकीय संकुल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चतुष्फलकीय संकुल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ते हैं। चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड कितने आएंगे? 4 आएंगे, ये आप लोग जानते हैं, 4 संकुल। अब आपको पता है ये जस्ट उसका उल्टा है अष्टफलकीय संकुल में। अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड अक्षों के ऊपर से आ रहा था, तो चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड क्या आएगा? अक्षों के बीच से आएगा। कहाँ से आएगा? अक्षों के बीच से। जैसे मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ, इधर वो क्यूब बना रहा हूँ। तो सॉरी,
ये आपकी क्यूब है। इसको आप लोग यहाँ से आगे बढ़ा दो, थोड़ा इसको इधर बढ़ा दो, इसके इधर बढ़ा दो। तो ये तो आपकी क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, और ये अक्षों के बीच के स्थान हो गए। तो इस बार जो लिगेंड आएगा वो कहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, इन अक्षों वाले बीच वाले स्थान यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा, इन बीच वाले स्थानों से आएगा, न कि अक्षों के ऊपर से। अब जब चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड इन बीच वाली स्थिति से मतलब तलीय स्थिति से आ रहा है, तो आपको पता है कि कौन से कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, जो इन बीच वाले स्थान पर है। तो बीच वाले स्थान पर कौन से कक्षक पाए जाते हैं, T2G कक्षक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, T2G कक्षक। तो T2G कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और EG कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो ये जस्ट उसका उल्टा है, तो इसका भी बना देते हैं अभी। ये 5 कक्षक हो गए, ठीक है, जिसमें ये 3 कौन से हो जाएंगे, T2G के, 2 हो जाएंगे EG के। ठीक है, अब जब लिगेंड आएगा तो वो लिगेंड कहाँ से आएगा, अक्षों के बीच से तलीय स्थिति से आएगा। तो तलीय स्थिति से तो T2G कक्षक क्या होंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षित। तो T2G कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो ये ऊपर चले गए, ये हो गए आपके T2G कक्षक। फिर EG कक्षक की बात करें तो EG कक्षक कम प्रतिकर्षित होगा तो वो नीचे आ गया, ये हो गया आपका EG कक्षक। अब इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल, वहाँ तो मैंने डेल ओ से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ किसे करूँगा, डेल टी से। डेल टी से, डेल ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, डेल टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 4D 4, और नीचे कितना आ जाएगा, -6D, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 10DQ वो है ही इसकी वो यूनिट, या डेल टी, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये किसका हो गया, चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन, जिसमें जो चतुष्फलकीय संकुल में 4 लिगेंड आते हैं वो तलीय स्थिति से अप्रोच करते हैं, वहाँ से वो T2G कक्षक इनके रास्ते में पड़ते थे, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित हो गए, इसलिए ये इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, और EG कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। फिर आपको ये डायग्राम बना देना है और ये बता देना इतना सा। ठीक है, अब एक बात याद रखना भाई, चतुष्फलकीय संकुल में अपने को क्या बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। क्या बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो एक बात याद रखना, जैसे चाहे चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, चाहे चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, इसका कोई महत्व नहीं है। सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जैसे कोई भी संकुल ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ इधर FeCN की होल 4 2 नेगेटिव, ये संकुल ले लिया मैंने। अब ये कौन से में है, 3D6 कॉन्फ़िगरेशन में है ये संकुल, निकाल लोगे तो 3D6 में ही आएगा ये। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप कहोगे ये प्रबल लिगेंड है तो EG और T2G के बीच का ऊर्जा अंतराल इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ठीक है, मान लेते इसमें होता है, लेकिन याद रखना चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, EG में जाएगा कि T2G में जाएगा, तो आप तो यही कहोगे कि EG में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लिगेंड प्रबल है, तो EG और T2G के बीच का ऊर्जा अंतर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेकिन याद रखना भाई, चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है, सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, चाहे लिगेंड प्रबल है या दुर्बल, इसका कोई स्थान नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये। सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में, चौथा भी T2G में, पांचवा भी T2G में, फिर छठा कहाँ आएगा, EG में आएगा। कहाँ आएगा भाई, EG में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं आप अष्टफलकीय संकुल में जैसे किया वहीं ऐसे कर यहाँ कर दोगे, ऐसा कभी मत करना। चतुष्फलकीय संकुल में चाहे लिगेंड प्रबल है या दुर्बल, ये महत्वपूर्ण नहीं है, सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 बढ़ दिए, फिर 3 यहाँ पर बढ़ दिया। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, वापस EG में आएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनसे क्या होती है, थोड़ी कम होती है, इसलिए। तो याद रखना इस चीज़ को आप लोग, ठीक है ना। अब एक बात और बता दूँ आपको, अभी एक क्वेश्चन आता है कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण होते हैं, क्यों। चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो याद रखना भाई, इसकी एक कंडीशन है, ये याद रखना, डेल टी इज लेस देन पी, बस ये आंसर है इसका। डेल टी तो ये जो ऊर्जा अंतराल होगा इसकी बात, इज लेस देन पी क्या, युग्मन ऊर्जा। क्या है, युग्मन ऊर्जा, मतलब युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है।
युग्मन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा। तो युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, सभी कक्षकों में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई भाई, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, ज़्यादा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आता है, ज़्यादा, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो ये याद रखो कि भाई डेल टी इज लेस देन पी, यही इसका आंसर है, बस इतने में इसका काम हो जाएगा। चतुष्फलकीय संकुल, तो ये कंडीशन डेल टी इज लेस देन पी, तो ये इसका हो गया, चतुष्फलकीय संकुल की बात हो गई, ठीक है। तो ये CFT की बात कर ली हमने। अष्टफलकीय संकुल में किस प्रकार होता है विपाटन, और चतुष्फलकीय संकुल में किस प्रकार से होता है स्प्लिटिंग या विपाटन, किस प्रकार से होता है वो आपको बता दिया। क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा, या तो ये पूछेगा चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए व उसका चित्र बनाइए, या फिर अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए व उसका चित्र बनाइए, इस प्रकार से पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये सिंपल से ये बनाने, इसमें इलेक्ट्रॉन ये नहीं दिखाने हैं आपको, सिर्फ सिंपल ये बनाने हैं आपको, इस प्रकार, ये कुछ नहीं दिखाना है। अब वो कई बार यदि हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, इसमें आपको इस संकुल की व्याख्या CFT के आधार पर करनी है। तो इसमें देखना है CN4 मतलब चतुष्फलकीय लिगेंड की बात कर रहा है, तो चतुष्फलकीय लिगेंड में आपको याद होना चाहिए T2G ऊपर होता है, EG नीचे होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना 3d6 होता है भाई, इसका ऑक्सीकरण तो 3d6 4s2 होता है वैसे तो ये, लेकिन इसका ऑक्सीकरण ये कितना है Fe2+ में, तो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दी तो 3d6 ही बचाई, तो d6 में ये दिखा देना इधर से, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक वो करके बता देना इसकी प्रकृति किस प्रकार से होगी। इस प्रकार से ये CFT के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। अब आगे और देखते हैं, तो ये CFT तो लगभग आपकी इतनी थी जो आपकी पूरी हो गई। अब आगे देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE कितनी होती है, अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE का मान कितना, तो ये सूत्र आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं करता, इसमें आपको याद, तो इसका कितना था -4n T2G + 6 n EG, ठीक है। मतलब यहाँ पर -4 डेल O और यहाँ पर भी डेल O, ये सूत्र होता है भाई आपका। CFSE का क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE का सूत्र क्या होता है, -4 डेल O n T2G + 6 डेल O n EG। यहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब T2G कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि मैं एक संकुल ले रहा हूँ FeCN6 4- ये संकुल ले लिया, तो 6 लिगेंड है, तो समझ गए अष्टफलकीय संकुल है, तो इसका वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा, तो 3d6 में आएगा, 3d6 में। तो देखना भाई 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ये 5 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब लिगेंड प्रबल है तो EG और T2G के बीच का ऊर्जा अंतर क्या होगा, ज़्यादा, ये आपका EG होगा, ये आपका T2G हो गया, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा कहाँ जाएगा, इसी में आएगा, पांचवा इसमें और छठा इसमें, तो ये T2G हो गया आपका और ये EG हो गया। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 6 और EG का मान कितना है 0, तो इसमें आप इसकी ऊर्जा निकालोगे तो कितना का -4 डेल O, n का मान कितना है 6 + 6 डेल O, n का मान कितना है 0, तो ये आपको पूरा कितना बन गया 0। तो CFSE का मान कितना है -24 डेल O, तो CFSE का मान कितना है -24 डेल O मान आ जाता है। तो इस प्रकार से संकुल निकाला जाता है CFSE का मान। अब चतुष्फलकीय संकुल की बात कर लेते हैं। चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की गणना करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई ध्यान देना, इधर -6 डेल T लिखोगे इस बार NEG + 4 डेल T n T2G, ये उल्टा कर देना इस बार इसको, इसमें ये यहाँ पर था, इस पद को यहाँ ले लेना और इसको यहाँ ले लेना, प्लस में लेकर आ जाना। ये लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE यहाँ से निकल, तो वही सिस्टम है यहाँ पर भी, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में निकाला था वैसे ही टेट्राहेड्रल में कर लेना है। ये हो गया CFSE का मान।
तो ये अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE की हमने गणना कर ली। तो ये तो हो गई आपकी CFT भाई यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ एक बातें और बता देता हूँ। ये जो CFT है वो रंग की भी व्याख्या करती है। CFT होती है वो संकुल यौगिकों के रंग की भी व्याख्या करती है। तो वो क्या करती है वो भी बता देते हैं, ध्यान से देखो। CFT है वो संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या करती है। कैसे करती है, ध्यान से देखना। इधर ये कोई कक्षक है जिसमें कोई ये 2 इलेक्ट्रॉन समझ लो भाई, ये D कक्षक होते थे, D में तो 5 कक्षक होते हैं इधर। ठीक है, अब जब ये एनर्जी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ये कक्षक क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस ऊर्जा को ग्रहण कर ली। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा, उत्तेजित होगा। क्या होगा, उत्तेजित। और उत्तेजित होकर वो कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये लो भाई, यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करते ये उत्तेजित हो गया और उत्तेजित होकर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते ही क्या होगा, कुछ समय पश्चात इसकी ऊर्जा क्या होगी, खत्म तो होगी कि नहीं होगी। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि इसकी ऊर्जा खत्म होगी। तो ऊर्जा खत्म होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से वापस कहाँ आएगा, अपने निम्नतम अवस्था। मतलब ये तो हो गई निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था ये क्या हो गई आपकी, उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था। तो जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वो निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाता है। लेकिन जब यहाँ से इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये पुनः क्या आता है, उच्चतम से निम्नतम में वापस आ जाता है। और इसी दौरान वो क्या करता है, क्या करेगा, दृश्य प्रकाश से क्या करेगा, रंग को ग्रहण करेगा। दृश्य प्रकाश से क्या करेगा, रंग को ग्रहण करेगा। और जिस रंग को वो ग्रहण करता है उसका पूरक रंग अपने को क्या होता है, दिखाई देता है। जिस रंग को वो ग्रहण करता है उसका पूरक रंग अपने को क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये तो हो गया संकुल, कि ये जो संकुल होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो ये कारण हो गए, वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो वो निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाएगा। जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी तो वो वापस नीचे आएगा। तो जो जिस रंग को वो ग्रहण करता है उसका पूरक रंग अपने को क्या करेगा, वो दिखाई देगा। एक दूसरी बात कि संकुल यौगिक है वो रंग प्रदर्शित होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है डी संक्रमण। ये समझना भाई, डी संक्रमण ये क्या होता है, पूछ लेगा एग्जाम में कि डी संक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है, यहीं से बात कर लेता हूँ मैं। जब इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा को ग्रहण की तो ये निम्नतम डी कक्षक है। ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करते ही वो क्या है, उच्चतम आगे वाले डी में चला जाएगा। मतलब ये 3D है तो ये मान लो 4D, क्या हो जाएगा 4D। तो इसने क्या किया, निम्नतम ऊर्जा के डी कक्षक से वो इलेक्ट्रॉन निकलकर उच्चतम डी कक्षक में चला गया। ठीक है, तो डी से डी में तो जा रहा है, डी से डी में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डी संक्रमण। क्या कहलाएगा, डी संक्रमण। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा पाकर उच्चतम ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में जाना क्या कहलाता है, डी संक्रमण। तो ये भी संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या करता है। तो ये CFT के आधार पर हम रंग को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या। अब देखते हैं आगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसको समझना भाई। तो इसको समझना ध्यान से। पहला कारक क्या है, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। ठीक है, तो मतलब संकुल यौगिकों को केंद्रीय धातु आयन किस प्रकार करता है, प्रभावित। तो याद रखना, जैसे मैं 2 संकुल ले रहा हूँ, इधर FeCN6 4 नेगेटिव, एक हो गया आपका
FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये दोनों संकुलों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो दोनों संकुलों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो वो संकुल ज़्यादा स्थायी होगा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, अधिक होता है। तो ये होगा ना केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति में, तो जो जिस संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण अंक में होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक तो कितना होता है, +2, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +3, निकाल लोगे तो ये संकुल क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जिस संकुल का ऑक्सीकरण अंक अधिक होता है वो संकुल क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होता है। एक बात याद रखना, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक बात याद रखना कि जिस संकुल का ऑक्सीकरण अंक ज़्यादा होगा वो संकुल क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक दूसरा संकुल और दे दूँ, दूसरा एग्जाम्पल जैसे दूँ आपको, CONH3 की होल 6 2 पॉजिटिव, एक दे देगा आपको वो CuH2 की होल 6 2 पॉजिटिव, ये दे दिया आपको। तो भाई अब आप देखो कि दोनों संकुलों में तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, इन दोनों संकुलों में तो ऑक्सीकरण क्या है, बराबर। तो फिर आप दोनों में स्टेबल किसको बताओगे, किसको स्थायी बताओगे। तो याद रखना भाई, एक सूत्र लिख रहा हूँ इधर मैं, स्थायित्व है। जिस केंद्रीय धातु परमाणु का आकार बड़ा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, कम, और जिसका आकार छोटा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा। अब आप जानते हैं कि कोबाल्ट तो इधर आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये बाएं से दाएं चलते तो आकार में क्या आती है, कमी। वैसे तो ये क्या है, संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व का आकार लगभग क्या होता है, बराबर, लेकिन फिर भी क्या आकार में थोड़ी सी क्या आती है, कमी आती है, मामूली बहुत कमी आती है। तो बाएं से दाएं चलेगा तो आकार में क्या आई, कमी। ठीक है, तो कॉपर का आकार क्या है, कम, तो कॉपर का आकार कम होता है, इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये याद रखना भाई, यदि किसी संकुल का ऑक्सीकरण अंक क्या है, बराबर है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु दोनों में क्या होना चाहिए, कंडीशन है भिन्न भिन्न होनी चाहिए, दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न, तो कौन सा संकुल ज़्यादा स्थायी होगा, तो वो संकुल ज़्यादा स्थायी होगा जिसका आकार क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हो गया आपकी नंबर 1 केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। नंबर 2, लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति, ठीक है। अब कुछ लिगेंड प्रबल होते हैं, कुछ लिगेंड क्या होते हैं, दुर्बल। ठीक है, तो प्रबल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म जल्दी प्रदान करते हैं, दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, धीरे प्रदान करते हैं। तो जिस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो लिगेंड क्या होगा, स्टेबल होगा, और जिस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता क्या होगी, कम, वो लिगेंड क्या होगा, कम स्थायी होगा। जैसे कि यही कर लेता हूँ, एक तो FeH2 की होल 6 2 पॉजिटिव, एक हो गया आपका FeCN6 4-। ठीक है, अब इन दोनों में देखोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु तो इसका भी +2 आ रहा है, इसका भी +2 आ रहा है। ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों में ही समान है। तो केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, पहला टॉपिक अपना, पहला पॉइंट तो होगा खत्म। उससे तो आपने नहीं पता चला कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा है कि कौन सा कम है। अब फिर दूसरा देखते हैं अपना कारक लिगेंड की प्रकृति। भाई लिगेंड देखो दोनों में, ये दुर्बल लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड तो ये आसानी से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वो क्या होता है, स्थायी होगा। तो ये लो आपका दूसरा ये हो गया। तो दूसरा कारक लिगेंड की प्रकृति। तो जो लिगेंड जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा वो संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कर दिया आपने। इसी प्रकार दूसरा देख लो, NiCl4 2 नेगेटिव, ये हो गया आपका NiCN4
2 नेगेटिव। दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण क्या है, बराबर बराबर है, +2 केंद्रीय धातु परमाणु भी बराबर है। तो आप क्या देखोगे, लिगेंड, इसमें क्लोरो लिगेंड है, इसमें साइनो लिगेंड है, तो साइनो लिगेंड प्रबल होता है, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये 2 हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति और लिगेंड की प्रकृति। अब तीसरा देखना भाई, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, किलेशन, किलेटीकरण। किलेशन या किलेटीकरण क्या होता है भाई, ध्यान से देखना भाई, किलेटीकरण क्या होता है। किलेट लिगेंड पढ़ा था ना आपने, जो क्या है, केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर क्या करता है, उपसंयोजक बंध बनाकर क्या करता है, एक वलय का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको 2 संकुल दे रहा हूँ, CuEn की होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, एक हो गया आपका CuCN4 2 नेगेटिव, ये हो गया संकुल। दोनों का ऑक्सीकरण देखोगे बराबर आ रहा है, दोनों ही लिगेंड क्या है, प्रबल लिगेंड है, एथिलीन डाइमीन भी प्रबल है, साइनो लिगेंड भी प्रबल है। अब क्या करोगे आप, तो इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे भाई, क्या बनाओगे, इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे। Cu, तो ये क्या होगा इधर, NH2 CH2 CH2 NH2। इधर भी क्या होगा कि भाई एथिलीन डाइमीन 2 है, NH2 CH2 CH2, इधर NH2। ये इसका तो ये हो गया, इसका क्या, इसका तो सिंपल सा है, Cu CN 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 2-, ये इसका तो वो हो गया। अब देखो वलय किस में बन रही है, किस में बन रही है, वलय इस संकुल में। तो जिस संकुल में वलय का निर्माण होता है वो संकुल ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये संकुल आपका क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। याद रखना, जिस संकुल में जितनी ज़्यादा वलय बनेंगी वो संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। जैसे कि देखता हूँ मैं जरा, एक तो आपको FeOX की होल थ्राइस 3 नेगेटिव दे दे, और एक दे दे आपको FeOX की होल ट्वाइस माइनस दे दे। तो इन दोनों संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु भी क्या है, समान है। क्या है, समान है। लिगेंड भी क्या है, समान है भाई। इसमें OX है, इसमें भी ऑक्सीलेटो लिगेंड है। ऑक्सीकरण निकालोगे तो इनमें ऑक्सीकरण भी कितना है, इसका कितना है, +3 है, इसका भी कितना है, +3 है। ऑक्सीकरण भी दोनों में बराबर, सब में बराबर है। तो क्या करोगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये 3 द्वितंतुक लिगेंड है, तो इसमें 3 वलय बनेगी, इसमें कितनी बनेगी, 2 ही वलय बनेगी। तो जिस संकुल में जितनी ज़्यादा वलय बनेगी वो संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। तो ये संकुल क्या बन जाएगा आपका, ज़्यादा स्थायी बन जाएगा भाई। तो ये हो गए संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। 3 है, पहला केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, दूसरा लिगेंड की प्रकृति, और तीसरा किलेटीकरण। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, एग्जाम में पूछ सकता है ये यहाँ से कोई क्वेश्चन कि कौन सा संकुल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी संकुल दे देगा और पूछेगा कि कौन सा संकुल ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें आपको ये तीनों कारक लगाने हैं। पहला तो लगाओगे केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, दूसरा लिगेंड वाला लगाओगे, फिर दूसरा भी नहीं हो रहा तो फिर तीसरा लगा लेना, किलेटीकरण वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो ये हो गया संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपका आज एक लास्ट टॉपिक बचा है संकुल यौगिकों के गुणधर्म। संकुल यौगिकों के दैनिक जीवन में गुणधर्म या दैनिक जीवन में इनका महत्व क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे।